नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की एनटीपीसी ग्रुप डी या बिहार एसएससी या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें कल का जो जो पार्ट नहीं देखा है वो कल का पहले पार्ट वीडियो देख के उसके बाद में इसमें एंटर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग भारतीय संविधान के 1 लाख क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम भारत शासन अधिनियम 1935 तक पहुंच चुके थे और इसके आगे देखते हैं। तो पहला है, भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। फिर ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम कब 1935 का पारित किया? तो अगस्त 1935 ईस्वी में पारित किया। फिर उसके बाद में है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें है, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना करना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना इसका मुख्य विशेषता थी। फिर आगे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित होती थी तो गवर्नर जनरल वायसराय के पास में। फिर है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 विधेयक कब लाया गया था? तो ये विधेयक 2 अगस्त 1935 को लाया गया था। फिर आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। तो 3 विषयों में विभाजित किया जाता है, संघ की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। फिर है, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद में है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। आप वर्तमान में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। फिर है, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित हुआ। तो कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिनियम। फिर है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। फिर आगे है, 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था तो भारतीय राजाओं के लिए ऐच्छिक था। भारतीय राजा मतलब कि जो खुद से अपने आप का राजा शासन करते थे। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था तो अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में की गई थी। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 3 सूचियां बनाई गई थी। पहला है संघ सूची, दूसरा है प्रांतीय सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में कितने विषय होते थे? तो 59 विषय। और वर्तमान में कितना संघीय सूची में विषय है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला है प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। आपको बताना है वर्तमान में कितने विषय हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समवर्ती सूची में 36 विषय हैं, वर्तमान में कितने विषय, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे तो सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले और अखिल भारतीय सेवाएं। तो वहीं राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल थे? तो जैसे शिक्षा का समवर्ती सूची में शामिल है, जनसंख्या समवर्ती सूची में शामिल है, राज्य की पुलिस जो होती है वो राज्य सूची में शामिल होती थी। फिर आगे है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? तो विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर जनरल अर्थात आदेश के केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं को दिया गया। फिर आगे है, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था तो गवर्नर जनरल के द्वारा। प्रशासन अर्थात नियम को बनाना और उनको लागू करवाना किसका होता था? गवर्नर जनरल का होता था। ये कितने सदस्य होते थे इनमें?
तो 3 सदस्य की परिषद होती थी। फिर आगे है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था। किनके द्वारा किया जाता था? तो गवर्नर जनरल तथा उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता था। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? गवर्नर जनरल और वायसराय को। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन होता था? तो भारत के सचिव के अधीन होता था। फिर आगे है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति का तथा पदच्युत केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना और विधेयक पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार किसको था? तो गवर्नर जनरल के पास होता था। इसके अलावा और कोई सत्र आहूत नहीं कर सकता था। फिर अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका की सदनीय थी। तो कितने सदन थे? 2 सदन थे, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। फिर है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल अर्थात केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो उच्च सदन में 260 सदस्य होते थे, वहीं निम्न सदन में 375 सदस्य होते थे। तो उच्च सदन में वर्तमान को क्या कहा जाता है और निम्न सदन को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? तो 5 वर्ष किया गया था। और वर्तमान में कितना है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे है भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 वर्ष तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आपको बताना है बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित होती थी? तो ब्रिटिश संसद को। फिर है 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसने किया था? तो मंत्रिमंडल को दिया गया था। फिर 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य का संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कौन करता था? तो गवर्नर करता था। इनके अलावा और कोई निर्माण करेगा तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। अगला है 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने की हेतु किसकी अनुमति आवश्यक होती थी? तो गवर्नर की आवश्यक होती थी। अगला है 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? बंगाल में की गई थी, बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, वह असम में की गई थी, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में की गई थी। वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है? 2 विधानसभा परिषद कहाँ कहाँ लागू है? तो वो बताना है आपको। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत में के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो राज्य के निर्देशक तत्व के रूप में अर्थात डीपीएसपी के रूप में किया गया। अगला है 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो उसको सुलझाने के लिए किनके द्वारा दोनों सदनों में संयुक्त सत्र आहूत किया जाता था? तो गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा आहूत किया जाता था। फिर है 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई? तो फेडरल न्यायालय अर्थात संघीय न्यायालय दिल्ली की स्थापना की गई। फिर संघ सरकार के द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया? तो 1935 के अधिनियम से। फिर आगे है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। फिर 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। तो आपको क्लास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो अंत तक बने रहिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आगे देखते हैं 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित होती थी तो 65 वर्ष। और कितने न्यायाधीश होते थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता थी।
अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्माण के विरुद्ध अपील की जा सकती थी प्रिवी काउंसिल में। फिर है किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और कब अलग हुआ? तो 1937 में अलग हुआ। फिर है वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसी अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दासता का आज्ञा पत्र कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। फिर इसके आगे है किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया है क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। लॉर्ड लिनलिथगो ये कब से कब तक भारत के वायसराय रहे? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला है 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। तो आप बताइएगा सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की, तो किस सन में त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित किया गया था? ठीक, अब आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो सन 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 ईस्वी में। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो 1942 ईस्वी में। फिर इसके आगे है किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाए? किसके द्वारा कहा गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 ईस्वी में आया। फिर आगे है भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी। यह प्रस्ताव लाया गया क्रिप्स मिशन के माध्यम से लाया गया। तो क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो 1942 ईस्वी में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे है प्रांत व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने और अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया। किसके द्वारा? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। क्रिप्स प्रस्ताव कब भारत में आया? 1942 ईस्वी में। अगला है मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मुस्लिम लीग और कांग्रेस कब अलग हुए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे है मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए अस्वीकार किया। अगला है कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, वहीं जबकि किस प्रस्ताव केवल डोमिनियन स्टेट की बात करता था। आगे है किसने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। अगला है वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया भारत में? तो 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व रहता था। आगे है किस मिशन ने भारतीय संविधान निकाय के गठन हेतु निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचन निकाय के रूप में उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक न्यायोचित व व्यवहार योजना बताया था? तो किसने बताया था? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो मार्च 1946 में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो 1942 ईस्वी में। आगे है किस मिशन के अंतर्गत
भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, तो 389 सदस्य होते थे। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? मार्च 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो 1942 में। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती थी? 389 होती थी। इसमें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? 296 सीटें। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 4 प्रतिनिधि शामिल थे। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होती थी? तो 93। टोटल संख्या 389। देशी रियासतें कितनी थी? तो 996। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच और उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया? तो तीन समुदाय के बीच। पहला है मुस्लिम, दूसरा है सिख और तीसरा है सामान्य। अगला है कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। प्रत्येक प्रतिनिधित्व कितने लाख की आबादी पर आता है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे है, देखते हैं भारत में अंतरिम सरकार का गठन। अब भारत सरकार में सरकार का गठन होने जा रहा है, तो इसमें देखते हैं भारत में अंतिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। तो भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946 में। और क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में। कैबिनेट मिशन के समय कौन भारत के वायसराय थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946। भारत में अंतिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। वहीं कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो प्रारंभ में 14 था, जिसमें 6 मुस्लिम लोग शामिल थे, 5 मुस्लिम लीग के, 6 कांग्रेस के थे, सॉरी, और 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख और 1 पारसी के समुदाय के थे। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो कब गठन किया गया? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। फिर है अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों ने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो 5 प्रतिनिधियों को। फिर देखते हैं अंतिम सरकार 1946 में किसको कौन सा पद मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार में उपाध्यक्ष बनाया गया और इन्हें विदेश एवं राष्ट्रमंडल के मामले सौंपे गए। तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश और राष्ट्रमंडल, जवाहरलाल नेहरू को विदेश और राष्ट्रमंडल। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया और सूचना प्रसारण विभाग व रियासत के मंत्री। जवाहरलाल नेहरू को विदेश और राष्ट्रमंडल मामले, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री और सूचना प्रसारण विभाग व रियासत के मंत्री बनाया गया। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको कौन सा विभाग दिया गया? तो वित्त विभाग। जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण विभाग, लियाकत अली को वित्त विभाग। अगला है बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग और जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग और जॉन मथाई को आपूर्ति विभाग, और वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री। नेक्स्ट है सी राजगोपाली को शिक्षा विभाग दिया गया। जफर अली मुस्लिम लीग से संबंधित थे, इनको कौन सा विभाग दिया? स्वास्थ्य विभाग दिया गया। फिर है जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग से थे, तो इनको विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल। सी एच भाभा को कौन सा विभाग दिया गया? तो कार्य खनन एवं बंदरगाह विभाग। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरुणा असफ अली को रेलवे विभाग दिया गया। बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है आई चुंदरीगढ़ मुस्लिम लीग से संबंधित है, इनको कौन सा विभाग दिया गया? तो वाणिज्य विभाग दिया गया। फिर है अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम लीग से थे, तो इनको डाक और संचार विभाग दिया गया। तो अभी तक आशा है कि क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो एक बार रिवीजन करते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो 1942 में आया।
कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946 में आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा मंत्री बनाया गया? तो वित्त मंत्री बनाया, सॉरी, गृह मंत्री बनाया गया था। फिर आगे है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया। भारत स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस जुलाई को पारित किया गया था? 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। और कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। फिर है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति दी? तो 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई को बना, मतलब कि प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में 12 दिन बाद 16 जुलाई को इसको पारित किया गया। फिर 2 दिन बाद इसको स्वीकृति प्रदान की गई। फिर आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रभावी हुआ तो 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर है भारतीय सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। फिर है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित है? तो माउंटबेटन योजना। फिर है किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर दिया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कब से कब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो उस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं। फिर है भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले के तथा वैज्ञानिक शोध का मंत्रालय इनको दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का मंत्रालय दिया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था और सूचना प्रसारण मंत्रालय और राज्य के मामले दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया। भीमराव अंबेडकर को विधि विभाग दिया गया था, संविधान विभाग दिया गया। वहीं जॉन मथाई को रेलवे परिवहन का विभाग दिया गया। फिर आगे है बाबू जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। आर के शनमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दिया गया। भारत के पहला बजट पेश करने वाले कौन थे? आर के शनमुखम शेट्टी। फिर है राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। रफीक अहमद किदवई को संचार विभाग है। रफी अहमद किदवई को संचार विभाग है। इसको याद करने के लिए रफी साहब का गाना याद कीजिए। रफी साहब दो लोगों के बीच में अपने गाने का संचार करते, तो रफी अहमद किदवई संचार मंत्रालय। एन बी गाडगिल को कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। अब आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। पहला है 1600 ईस्वी में राजलेख चार्टर कब पारित हुआ? तो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1786 का नियम कब आया? तो 1786 में। प्रथम चार्टर एक्ट 1793। प्रथम चार्टर एक्ट 1793। फिर यहाँ से 20 सालों के बाद, हर 20 सालों के बाद में चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हुआ। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 में। फिर है तृतीय चार्टर एक्ट 1833। 13 से 20 साल के बाद 1833 में आया तृतीय चार्टर एक्ट। फिर इसके 20 साल में 1853 में चतुर्थ चार्टर एक्ट आया। फिर इसके 5 साल के बाद में 1858 भारत सरकार शासन अधिनियम आ गया, भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि बीच में 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद में फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। फिर द्वितीय परिषद अधिनियम 1992 ईस्वी में आया। फिर तृतीय भारत परिषद अधिनियम, जिसको माल्य मिंटो सुधार कहा जाता है, तो इसमें 1909 में आया। फिर इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार कब आया? 1919 ईस्वी में।
साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? नवंबर 1947 में। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? नवंबर 1947 में। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1935 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। और कैबिनेट मिशन 1946। फिर बेबल योजना कब आया? तो 14 जून 1945। बेबल योजना 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 19 और 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक। कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946। कैबिनेट मिशन मार्च 1946। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1946। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में आया। तो अभी के लिए इतना ही। अब कल देखते हैं, कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। भारत संविधान के निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया और विभिन्न समितियां। तो आप सभी को कैसा लगा क्लास? आशा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और पिछला क्लास नहीं देखा हो तो पहले पिछला क्लास कवर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।